हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आज लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। उसके पहले यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो 1.3 स्टार्ट करने के पहले जो कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, एक्चुअली 1.3 इजी है, टोटली थियोरेटिकल है, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो जो थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है आपको लगने वाला है, मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता। बहुत इजी पार्ट है। तो अभी जो उसमें जो बेसिक पार्ट है थियोरेटिकल, वो है थ्योरम के बारे में। जो सेकंड लेसन में और थर्ड लेसन में हम लोग मैक्सिमम कुछ थ्योरम्स का प्रूफ लेने वाले हैं। तो एक्चुअली थ्योरम क्या रहता है, 8th स्टैंडर्ड तक बहुत से थ्योरम डायरेक्टली यूज हुए हुए, उनके प्रूफ्स अभी हम लोग 9th और 10th स्टैंडर्ड में लेंगे। तो ये थ्योरम क्या रहता है, इसमें गिवन क्या रहता है, टू प्रूव क्या रहता है, तो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में आपको बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट है द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। जो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है तो उस स्टेटमेंट में फॉलोइंग इफ, यानी इफ के बाद में जो पार्ट रहता है इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो इफ के बाद का जो पार्ट है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंड द पार्ट फॉलोइंग देन, देन के बाद का जो पार्ट है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी वो इफ का पार्ट कौन सा है और देन के बाद का पार्ट कौन सा है, एंटीसीडेंट कौन है और कॉन्सिक्वेंट कौन है, वो अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट में देखेंगे। अभी एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। तो इफ के बाद का ये जो पार्ट है यहां तक, ये हो गया एंटीसीडेंट, इफ के बाद का पार्ट, जिसको हम लोग प्रूफ के समय गिवन भी बोलते हैं। जब हम थ्योरम का प्रूफ देंगे तब वो इफ के पार्ट बाद का जो पार्ट रहता है उसको गिवन भी बोलते हैं। एंड देन के बाद का जो पार्ट है, यदि क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा, तो रोम्बस होगा तो क्या रहता है, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। यदि क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा तो उसके डायगोनल्स कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। अभी ये जो कुछ स्टेटमेंट्स है इनके प्रूफ हम लोग 9th में और 10th में लेने वाले हैं। तो इफ के बाद का जो पार्ट हो गया अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, इसको बोलेंगे हम एंटीसीडेंट। और देन के बाद का जो पार्ट है इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, इसको बोलते हम कॉन्सिक्वेंट। अभी ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और ये कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स यानी कि क्या हो जाता है, इफ का पार्ट देन में जाएगा और देन का पार्ट इफ में आएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। अभी कॉन्वर्स में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये देन के बाद का पार्ट इफ में आ गया, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, देन क्या हो जाएगा, इट इज अ रोम्बस। तो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। तो इफ का पार्ट क्या हुआ, देन के बाद होगा, देखो इट इज अ रोम्बस। ये जो इफ के बाद में का पार्ट था, इफ के बाद का जो पार्ट है वो देन के बाद हो गया, और देन के बाद का जो पार्ट था डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, वो किसमें गया, इफ के बाद गया, यानी स्टेटमेंट उल्टा हो गया। इसमें पहले क्या था, फिर से एक बार बताता हूं मैं। इसमें क्या था, रोम्बस होगा तो डायगोनल्स क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। और कॉन्वर्स में क्या हो गया, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। समझ में आया, पहले क्या था, रोम्बस होगा तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं, और सेकंड कॉन्वर्स में क्या हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे तो क्या होता है, रोम्बस होता है। इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स। बाद में यूक्लिड ने कुछ कहा है ज्योमेट्री में, जिसने बनाया है वो, सम सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स विच वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड कॉल देम पोस्टुलेट्स। कुछ स्टेटमेंट है मैथ्स के
जो सबने कंसिडर किया है कि ये सही है, उसका प्रूफ देने की जरूरी नहीं है, उसको बोलते हैं पॉस्टुलेट्स. उसको मराठी में बोलते हैं गृहीत के. जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो गृहीत धरा. जैसे बोल दिया मैंने, ये व्हाइट बोर्ड है. अब ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, इसको प्रूफ देने की जरूरी नहीं है, तो ये हो गया पॉस्टुलेट हो गया. मैंने बोल दिया ये पेन है, आपको समझ में आ गया पेन है, इसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया पॉस्टुलेट. जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको फिगर से समझाता हूँ. तो पॉस्टुलेट जो है समझो, फर्स्ट एग्जांपल है, देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक पॉइंट यदि ड्रॉ किया तो वो पॉइंट ड्रॉ में से इन्फिनाइट लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं. सेकंड, देर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. यदि ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकाला, ए निकाला और बी निकाला, तो ए और बी में से पास होने वाली कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप? एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. यदि आपको और अनदर लाइन ड्रॉ करते आई तो मुझे मिलने का. नंबर सी, विथ अ पर्टिकुलर रेडियस वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विथ एनी सेंटर. कहीं पे भी सेंटर लेके हम लोग पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. बाद में और एक डी नंबर, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रंट. कोई भी राइट एंगल्स लिए तो कॉन्ग्रंट ही रहने वाले, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल यानी क्या रहने वाला है, 90-90 रहने वाला है. ई, इफ दिस इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू लाइन्स, then these are the interior angles, a number 1 or a number 2. If the sum of this interior angles is less than 180 means less than 290 degrees. यदि दोनों का सम क्या होगा, less than 180 होगा, then in that direction if these two lines are produced, then that lines are intersects to each other. जिस साइड में इंटीरियर एंगल की सम लेस देन 180 है, उस साइड में यदि लाइंस प्रोड्यूस किए तो लाइंस क्या होने वाली है, इंटरसेक्ट होने वाली है. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर सेकंड लेसन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम आने वाला है उसका प्रूफ इसके ऊपर है, ध्यान में रखिए ये पॉइंट के ऊपर. अब ये थ्योरम क्या रहता है देखिए, अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू. कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है हम लोगों ने कंसिडर किया वो ट्रू है. इफ इट कैन बी प्रूव्ड लॉजिकली, यदि वो प्रॉपर्टी लॉजिकली हम लोग प्रूव कर सकते होंगे, देन इट इज कॉल्ड अ थ्योरम. तो उसको क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं. जिसका हम लॉजिकली प्रूफ लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, थ्योरम. जिसको हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं. द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ. तो जो हम लॉजिकली लिखने वाले उसको प्रूव करने के लिए, तो जो लॉजिकली हम स्टेटमेंट एंड ए प्रूफ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूफ. जैसे कोर्ट में कुछ तो भी प्रूव करने के लिए दो वकील खड़े रहते और वो आर्ग्यूमेंट करते. तो जज साहब के सामने एक पर्टिकुलर इंसान कैसा सच है, उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वकील की तरफ से, वो आर्ग्यूमेंट जो रहता है वो प्रूफ रहता है, यानी वो सिद्ध कर देता है कि ये ऐसा नहीं है या ऐसा है. तो सिस्टेमेटिक जो आर्ग्यूमेंट रहता है उसको ही हम लोग ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, प्रूफ बोलते हैं. और जो प्रूफ देते समय थ्योरम में इफ के बाद का जो पार्ट रहता है गिवन रहता है. इफ के बाद का पार्ट क्या रहता है, गिवन रहता है, और उसका यूज करके हम लोग प्रूफ लिखते हैं. और देन के बाद का जो पार्ट रहता है वो प्रूव करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, तो गिवन में क्या आ जाएगा, वो रहेगा रोम्बस. तो हम लोगों को क्या प्रूव करना पड़ेगा, इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. तो गिवन में क्या आ गया, वो है रोम्बस. तो प्रूव क्या करने का है, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए करना है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाने के लिए हम जो कुछ स्टेटमेंट देंगे, तो जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसको ही क्या बोलते हैं, हम लोग प्रूफ बोलते हैं. अब ये थ्योरेटिकल बता दिया मैंने. जब प्रैक्टिकली हम लोग थ्योरम्स लेंगे तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. इसके बाद मैं एक आईएमपी थ्योरम लेने वाला हूँ जो करीबन एग्जाम में पूछा जाता है. उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको इसमें समझा दूंगा मैं. इफ गिवन क्या है
और देन के बाद प्रूव क्या है और प्रूफ कैसे लिखते हैं वो आईएमपी थ्योरम अभी हम लोग लेते हैं। ओके ओके 1.3 के पहले मैं एक बहुत वेरी आईएमपी थ्योरम है, करीबन पूछा ही जाता है, उसका प्रूफ आपको समझाता हूँ मैं। तो उसमें थ्योरम दिया हुआ है द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते वो दोनों इक्वल मेजर के रहते हैं, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अभी इसमें इसी स्टेटमेंट को थ्योरम को मैं इफ एंड देन में कन्वर्ट करता। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर, तो इफ के बाद का पार्ट क्या हो गया, गिवन हो गया। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर, देन के बाद का पार्ट क्या है, प्रूव करना है। देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा मैं नया स्टेटमेंट बना रहा हूं। तो इफ के बाद का पार्ट क्या हो गया, गिवन। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर, तो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ। कैसे, ए डैश ओ डैश बी एंड C dash O dash D, means 3 points are collinear, these 3 points are collinear। तो if के बाद का पार्ट गिवन हो गया, if two lines intersects to each other, then के बाद का जो पार्ट रहता है वो प्रूव रहता है। then vertically opposite angles are congruent, तो ये AOC उसका अपोजिट एंगल BOD, ये वन पेयर कॉन्ग्रुएंट दिखाने की है, और अनदर पेयर है ये BOC और ये AOD, तो ये सेकंड पेयर। ये अपोजिट एंगल्स हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का है। बहुत इजी आंसर है और इसके लिए मैं आइडिया दिलाता हूँ आपको। तो सिंपल आइडिया ध्यान में रखने का है। अभी हम लोग प्रूव करेंगे AOC और BOD। तो ये AOC उसको 1 नंबर दे दिया और BOD को 3 नंबर दे दिया। तो आप बोलेंगे 1 दे दिया, 3 दे दिया, 2 कहाँ लेने का? 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये दोनों के बीच में का राइट वाला 2 नंबर लो या लेफ्ट वाला 2 नंबर लो, किसी को भी लिया तो भी चलेगा। मैं ये राइट वाले को 2 नंबर लेता। सिर्फ इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस से आना चाहिए, 1 2 3, क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको आंसर कोई तो भी एक आंसर मिल जाता है, कहीं से भी स्टार्ट किया तो मैं ये ले रहा हूँ फर्स्ट AOC BOD। AOC और BOD ये फर्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का है, इसलिए इनको मैं 1 और 3 दे दिया, और 2 नंबर आप राइट में दे सकते हैं, लेफ्ट में दे सकते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे नंबर क्या है, तो मैं आपको सिंपल आइडिया देता अभी इसमें। 1 और 2 नंबर के जो एंगल्स है वो लीनियर पेयर में है, और 2 और 3 नंबर के भी जो एंगल्स है वो लीनियर पेयर में। आप देखिए 1 और 2, तो 1 नंबर में AOC है और ये 2 नंबर में BOC, तो ये AOC और BOC एंगल्स इन लीनियर पेयर आ गए। तो लीनियर पेयर के एंगल्स के सम कितना रहता है, 180 रहता है। तो ये देखिए दोनों एंगल एक लाइन में आ गए, लेफ्ट में आ गया AOC, राइट में आ गया BOC, इसलिए उनको बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनका मेजरमेंट का सम आ जाएगा 180। आप यहाँ M लगा सकते हैं, M, इसको भी आप M कनेक्ट कर सकते हैं। रीजन आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये ले ले 1 + 2, अभी लेंगे 2 + 3। तो देखिए 2 और 3 का, 2 नंबर का BOC, 3 नंबर का BOD आ गए, दोनों एक लाइन में आ गए, ये राइट वाला ये लेफ्ट वाला, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर है BOC प्लस BOD। तो BOC प्लस BOD ये दोनों का भी सम आ गया 180। सेम रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, 1 + 2 180, AOC BOC एंगल्स इन लीनियर पेयर। बाद में 2 + 3 180, BOC BOD एंगल्स इन लीनियर पेयर। 1 + 2 देन आफ्टर 2 + 3। अभी क्या हो गया, दोनों का RHS इक्वल है। इफ द RHS इज इक्वल देन LHS इज ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर मेजर एंगल AOC प्लस मेजर एंगल BOC is equal to this RHS is equal to this, sorry, this LHS is equal to this LHS. Measure angle BOC plus BOD. Reason is from 1 and 2, and this BOC
कैंसल फ्रॉम बोथ दी साइड्स मीन्स एलिमिनेट एंगल BOC फ्रॉम बोथ दी साइड, ऐसा आपको लिखने का है. देयरफॉर मेजर एंगल AOC is equal to measure angle BOD means angle AOC is congruent angle BOD and this is our required answer, AOC congruent BOD. Similarly we can prove जैसे AOC और BOD कॉन्ग्रेंट प्रूव किए वैसे ही हम लोग ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं. दिस BOC कॉन्ग्रेंट AOD, एंगल BOC कॉन्ग्रेंट AOD. यदि आपको BOC और AOD आपको प्रूव ही करना होगा तो क्या करने का मैं आपको बताता. यदि सेकंड पेयर कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक पेयर कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं. यदि ये पेयर थी BOC और AOD ये प्रूव करना रहता तो इन दोनों को क्या नंबर देंगे 1 और 3. इसको 1 दे दिए, 1 को इसको 3 दे दिए. 2 आप इसको दे सकते हैं या इसको भी दे सकते हैं, तो इसको 2 दे दिए. तो फिर से सेम आंसर की आइडिया 1 + 2 लीनियर पेयर 180, 2 + 3 एंगल्स इन लीनियर पेयर 180, RHS इक्वल देयरफॉर LHS इक्वल. तो ये 2 नंबर का एंगल जो कुछ रहता है दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, तो ये अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं. इस तरीके से आप इसका भी प्रूव लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर सफिशिएंट है, इसका आंसर लिखने की जरूरी नहीं है. दोनों में से एक पेयर प्रूव करने का और सेकंड आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. ओके, अभी हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 पूरा वर्ड प्रॉब्लम से उसमें और इजी आंसर से. नाउ इन प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ एंड देन फॉर्म. वेरी सिंपल. Number 1, the opposite angles of parallelogram are congruent. Now the given quadrilateral is parallelogram. Means if the given quadrilateral is parallelogram, then opposite angles of that quadrilateral are congruent. ऐसा simple answer है. If a quadrilateral is a parallelogram, then opposite angles of that quadrilateral are congruent. तो if में ऑलरेडी quadrilateral कौन सा था, पैरेललोग्राम होगा. यदि वो पैरेललोग्राम होगा तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, कॉन्ग्रेंट रहते हैं. मीन्स इफ अ quadrilateral is a parallelogram, then the opposite angles of that quadrilateral are congruent. ऐसा easy answer है. Second one, the diagonals of rectangle are congruent. मीन्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल है. तो यदि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तो उसके डायगोनल्स के आने वाले, कॉन्ग्रेंट आने वाले. मीन्स इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, देन डायगोनल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट. इजी आंसर है. समझ में आया. कौन सा होगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल. इफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, तो क्या होगा, यदि वो रेक्टेंगल होगा तो देन द डायगोनल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट. नंबर 3, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. फिगर ड्रॉ करता हूं मैं आपको समझाने के लिए. ये ट्रायंगल है. यदि ये आइसोस्केलस है तो ये वर्टेक्स और जो बेस है, बेस का मिड पॉइंट, ये बेस का मिड पॉइंट होगा, समझो एम इज मिड पॉइंट ऑफ BC. इफ एंड मीन्स ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है. यदि वो ट्रायंगल आइसोस्केलस होगा, आइसोस्केलस मीन्स 2 साइड्स आर कॉन्ग्रेंट. यदि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, मीन्स इफ अ गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा तो इफ का पार्ट हो गया. If a triangle is an isosceles triangle, तो क्या होगा, then the segment joining the vertex and midpoint of the base. तो vertex और base का midpoint, इसको join करने वाला ये जो segment रहता है वो क्या रहता है, base को perpendicular रहता है. समझ में आया. वेरी इजी था.
if a triangle is an isosceles, then segment joining vertex and midpoint of base is perpendicular to the base. ऐसे इजी क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गया होगा. ऐसा होगा तो वैसा रहता है, if and then. अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 राइट द कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉन्वर्स में क्या होता है, इफ का पार्ट गिवन में जाएगा, गिवन का पार्ट इफ में जाएगा. तो सिंपल है, हम लोगों को समझ लेने का है कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है, इफ का पार्ट और देन का पार्ट क्या है. तो नंबर 1 है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स ऑलरेडी गिवन में लाइंस पैरेलल दिए हुए, तो यदि दो लाइंस पैरेलल रहते तो उनके अल्टरनेट एंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट. तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो उनके अल्टरनेट एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो उल्टा कॉन्वर्स क्या आ जाएगा, यदि ये अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लाइंस क्या आएगी, पैरेलल. तो इसमें क्या था, लाइंस पैरेलल थी तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहता है. अभी कॉन्वर्स में क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो देन लाइंस आर पैरेलल. तो पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल. समझ में आया, फिर से एक बार बताता हूँ. इसमें क्या है, लाइंस क्या दी हुई है, पैरेलल है. तो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्वर्स में क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे. इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल. इजी था. सेकंड वन, इफ अ पेयर ऑफ the interior angles made by transversal of two lines are supplementary. यानी इंटीरियर एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का एडिशन कितना है, 180. तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सब 180 होगा तो लाइंस क्या रहती है, पैरेलल. तो लाइंस क्या आएगी, ये पैरेलल. तो देन का पार्ट क्या चले जाएगा अभी कॉन्वर्स में, इफ में. तो उल्टा क्या आएगा, इसमें क्या था, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री तो पैरेलल है. अभी कॉन्वर्स में क्या जाएगा, लाइंस पैरेलल होगी तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री. देखिए, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय देयर ट्रांसवर्सल देन इंटीरियर एंगल सो फॉर्म आर सप्लीमेंट्री. समझ में आया, फिर से एक बार बताता हूँ. इसमें इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री थे तो लाइंस क्या थी, पैरेलल. कॉन्वर्स में क्या आ जाएगा, लाइंस क्या होगी, पैरेलल. तो इंटीरियर एंगल फॉर्म क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री. लास्ट वन, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, तो डायगोनल्स क्या आते हैं, कॉन्ग्रुएंट. अभी कॉन्वर्स में क्या हो जाएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. फिर से एक बार बताता हूं, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, तो डायगोनल्स क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट. ओके. कॉन्वर्स में क्या आ जाएगा, इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल. समझ में आ रहा है, सिंपल है. रेक्टेंगल होगा तो डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट और डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो रेक्टेंगल. गिवन में क्या था, इसमें रेक्टेंगल था तो डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट थे. कॉन्वर्स में क्या आ जाएगा, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है तो रेक्टेंगल है. ऐसा इजी है, समझ में आया. सिर्फ कॉन्वर्स यानी कि उल्टा लिखने का है. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे प्रॉब्लम सेट के जो कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे उनको लेंगे, जो सेम हुए वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स लिखिए.